हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स की। तो हम इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते कौन से हैं। तो सबसे पहले बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं। कौन करता है उनको प्रोड्यूस? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो वो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सेलुलर स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, एनर्जी को स्टोर और रिलीज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। ओके, एंड वो जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जो कि एसेंशियल है लाइफ के लिए, उनको भी ड्राइव करते हैं। ओके, सो डेफिनेशन इज बायोमोलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि उसके कोर एलिमेंट कौन से हैं। तो जो मोस्टली बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो कंपोज्ड होते हैं किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ओके, तो जो बहुत तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो जो वर्सिटैलिटी होती है ना, वो होती है ड्यू टू द रीज़न ऑफ कार्बन्स एबिलिटी। जो कार्बन होता है ना, वो डिफरेंट स्टेबल चेन या रिंग जो होता है वो फॉर्म करता है, जो कि एनेबल करता है उसका कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर द वर्सिटैलिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल। अच्छा, अगर हम बात करें तो बेसिकली दो तरीके के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रो तो नेम ही इंडिकेट करते हैं कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपके मोनोसैकेराइड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गए, वाइटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे ना स्टूडेंट्स, वो लार्ज पॉलीमर होते हैं, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। ओके, तो जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो असेंबल होते हैं फ्रॉम द मोनोमर यूनिट। ओके, यानी कि सिंगल यूनिट जो होती है वो कंबाइन करके इनको बनाती है। जैसे कि मोनोसैकेराइड हो गए बच्चों, वो आपका हो गया माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन वो कंबाइन करके पॉलीसैकेराइड बनाएगा। अच्छा, इसलिए आपको मोनोमर पॉलीमर कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जो मोनोमर होते हैं वो बेसिकली, अगर आप उनको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए। ठीक है, अब जब ये मोनोमर मिल के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो उसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। ओके, और पॉलीमर बनते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जब मोनोमर जो होते हैं, आई विल रिपीट, जब वो लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, तो पॉलीमर्स बनते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें स्ट्रक्चर फंक्शन प्रिंसिपल की। तो जो शेप होता है ना, केमिकल ग्रुप होता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है बायोमोलिक्यूल की, वो डिटरमाइन करती है कि वो बायोमोलिक्यूल जो है कितना केपेबल है बाइंडिंग के लिए, कैटालिसिस के लिए, सिग्नलिंग के लिए और फॉर्मिंग द स्कैफोल्ड। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो उसके फंक्शन को डिराइव करता है। तो इसको हम फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। द शेप ऑफ केमिकल ग्रुप एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, वो डिटरमाइन करता है एक बायोमोलिक्यूल की कैपेबिलिटीज़ को। चलो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको हम प्राइमरी एनर्जी सोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी कह सकते हैं। प्राइमरी एनर्जी सोर्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गए स्टार्च एंड सेलुलोज। सेकेंड हो गए प्रोटीन्स, इनको वर्क हॉर्सेस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या हो गए? प्रोटीन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? जैसे एंजाइम्स हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, स्ट्रक्चरल फाइबर्स हो गए, ठीक है, रेगुलेटर्स हो गए, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया या कोलेजन, वो भी प्रोटीन में इंक्लूड होते हैं। तो ये बात कर ली बच्चों हमने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की। अब बात करते हैं लिपिड की। तो लिपिड को तो हम दूसरा नाम दें तो इसे एनर्जी डेंस स्टोरेज मेम्ब्रेन, ओके, स्टोरेज मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके मेम्ब्रेन में, और ये एक्ट करता है एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। तो अगर लिपिड के एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूँ तो आपके होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ओके, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स एट्सेट्रा। जो चौथी कैटेगरी होती है वो होती है न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कि स्टोर करता है और एक्सप्रेस करता है आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और अगर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर आपको कोई पूछे कि उसके एग्जांपल दीजिए, तो आप ले सकते हैं एग्जांपल डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, इन चारों के अलावा सपोर्टिव बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि वाटर। तो वाटर इट कैन एक्ट एज अ सॉल्वेंट ऑल्सो, या फिर रिएक्टेंट भी। ठीक है, इसके अलावा मिनरल्स हो गए। तो मिनरल्स जो होते हैं वो कई केमिकल रिएक्शन में कोफैक्टर की तरह एक्ट करते हैं। आपके वाइटामिन्स हो गए, तो वाइटामिन्स जो होते हैं वो कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। तो जो ये सपोर्टिव बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, वो फैसिलिटेट करते हैं रिएक्शन एज वेल एज स्टेबिलिटी। अब हम बात करेंगे बच्चों डिटेल में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कोर आइडिया क्या है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो एक प्रोवाइड करता है क्विक एनर्जी सोर्स। ओके, इसका जो स्टोरेज होता है वो मीडियम टर्म होता है। एंड कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बोला ना कि वो आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। नाउ
जो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिपेंड करता है कि वो किस शुगर टाइप से बना है और उनके बीच लिंकेज क्या है। लिंकेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिंक होके ही वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आई विल रिपीट इट अगेन, कार्बोहाइड्रेट विल प्रोवाइड अ क्विक एनर्जी सोर्स, ठीक है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मोनोसैकेराइड, देन डाइसैकेराइड एंड देन पॉलीसैकेराइड। सो मोनो मीन्स वन, ओके। सो मोनोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ द शुगर, ओके, सिंगल शुगर जैसे कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो गई। तो मोनोसैकेराइड भी इज एक्ट एज अ क्विक एनर्जी सोर्स एंड ये कई मेटाबॉलिक पाथवे को फीडिंग में भी हेल्प करता है। सेकेंड हो गया डाइसैकेराइड, यानी पे यहाँ पे दो मोनोसैकेराइड यूनिट होंगी, दे आर कंबाइंड टुगेदर, ओके, थ्रू अ बॉन्ड। तो एग्जांपल हो गए डाइसैकेराइड की सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ओके। तो अगर इसको यूज़ करना है ना सेल को, तो उसको पहले इसको स्प्लिट करना होगा डाइसैकेराइड को, ताकि मोनोसैकेराइड हो सके ये रियूजेबल फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं, ओके, और ये मोर ब्रांच्ड और मोर वो होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा, लिंकेज बहुत मैटर करता है बच्चों। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट लिंकेज की बात कीजिए ना, तो अल्फ़ा लिंकेज होते हैं, बीटा लिंकेज होते हैं। तो जो अल्फ़ा लिंकेज होते हैं वो आपके स्टार्च या ग्लाइकोजन में होते हैं, वो स्पाइरल या ब्रांच्ड होते हैं और ईजिली ब्रोकन हो जाते हैं जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है। जो बीटा लिंकेजेस होते हैं जैसे कि सेलुलोज में पाए जाते हैं, वो स्ट्रेट होते हैं और मोस्ट ऑफ द एनिमल जो होते हैं ना, दे कैन नॉट डाइजेस्ट, ओके, मतलब लीफ को, क्यों? क्योंकि उसमें जो बीटा लिंकेजेस होते हैं ना सेलुलोज जैसे, वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अगर हम ग्लूकोज के फंक्शन की बात करें ना, तो इट्स अ क्विक एनर्जी सोर्स, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज हो गया तो वो फ्यूल करता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोजन जो होता है वो बफर करता है ब्लड ग्लूकोज को, ठीक है। सेकंड, इट विल प्ले, कार्बोहाइड्रेट विल प्ले अ स्ट्रक्चरल रोल, जैसे कि सेलुलोज हो गया प्लांट सेल्स में, और इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड जैसे कॉकरोच हो गया, उनकी जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें काइटिन होता है, तो काइटिन इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। थर्ड रोल हो गया इसका रिकॉग्निशन, तो जैसे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल इम्यूनिटी एज वेल एज सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये कहाँ किस पाथवेज में पाए जाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस एक पाथवे है जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को पायरुवेट में, जिससे कि जल्दी से एटीपी रिलीज हो सके, ठीक है। सेकेंड, अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टार्च जो होता है वो स्टोर्ड होता है इन ग्रेन्स एंड ट्यूबर्स, ओके। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड द मसल्स। अगर हम डाइटरी एलिमेंट्स की बात करें तो फाइबर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज हो गया, ओके। तो वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये स्लो करता है एब्जॉर्प्शन को, और जो हमारे माइक्रोबायोटा होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे गट में, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। चलो, ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट की। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, ठीक है। किसके प्रोटीन पॉलीमर किसके होते हैं? वो होते हैं, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब देयर फोल्डिंग इनटू प्रिसाइज शेप अनेबल्स स्पेसिफिसिटी एंड कैटालिटिक पावर। अगर आप पूछेंगे किसी प्रोटीन की कैटालिटिक पावर कैसे डिटरमाइन होगी, किस चीज़ से होगी, तो उसकी जो फोल्डिंग होती है ना प्रोटीन की, वो किस तरीके से प्रिसाइजली फोल्ड हुआ है, ये अनेबल करता है उस प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी एज वेल एज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर लेवल की, तो प्रोटीन की जो होते हैं 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी में देर इज़ अ लोकल पैटर्न, जैसे कि अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट्स जो होती हैं, ओके, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। टर्शरी में देर इज़ अ 3D फोल्डिंग विच इज़ डिटरमाइंड बाय द हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ओके, आयनिक बॉन्ड्स या फिर डाइसल्फाइड ब्रिजेस के। इसके अलावा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है जिसमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो असेंबल करते हैं। तो क्वाटरनरी का एग्जांपल हो गया हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसकी 4 सब यूनिट्स। तो स्ट्रक्चर लेवल पे आप समझ गए बच्चों कि प्रोटीन कितने टाइप के स्ट्रक्चर लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। अच्छा, अगर हम बात करें अभी अमीनो एसिड केमिस्ट्री की, तो इसमें साइड चेन होती है, ठीक है। जो ये साइड चेन होती है अमीनो एसिड में, इट कैन बी पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक, बेसिक, ओके। और ये जो होती है ना साइड चेन, इट विल कंट्रोल द फोल्डिंग एज वेल एज द फंक्शन। अब अमीनो एसिड्स हमें ये भी पता है कि असेंशियल वर्सेस नॉन असेंशियल भी होते हैं। तो असेंशियल जो कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं ना, वो हमें अपने डाइट के थ्रू लेने होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारी बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज करती है। अगर हम फंक्शनल क्लास की बात करें तो कुछ एंजाइम्स जो होते हैं ना, दे विल प्ले इंपॉर्टेंट, प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, वो स्पीड करते हैं डिफरेंट रिएक्शन, जैसे कि आपका अमाइलेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया। इसके अलावा दे विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट, ओके, जैसे कि कैरी मॉलिक्यूल्स जो कि हो गए आपके हीमोग्लोबिन, ठीक है, मेम्ब्रेन चैनल्स,
इसके अलावा प्रोटीन जो होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ लाइक कोलेजन हो गया, केराटिन हो गया, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्रोटीन। इसके अलावा रेगुलेटरी रोल भी प्ले करता है प्रोटीन, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन जो होता है वो आपके डिफेंस में भी हेल्प करता है, जैसे कि एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होती है ना, जब जब हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही होती है, तो वो भी इट्स अ प्रोटीन, ओके। अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो देर इज़ अ एक्टिव साइड, ओके। तो एक्टिव साइड्स जो होती है ये प्रिसाइसली शेप पॉकेट्स होती हैं जहाँ पे आके सबस्ट्रेन बाइंड करता है एंड ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन जो होते हैं दे कैन बी इजीली रीनेचर्ड ऑल्सो, जैसे कि हीट हो गया, पीएच हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसकी जो फोल्डिंग होती है उसको डिसरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटीन की अगर हम बात करें जो आपको जानने की ज़रूरत है, तो प्रोटीन में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी होती है, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन इन अ वेरी क्विक वे। अब हम बात करेंगे लिपिड्स के। तो लिपिड्स को बच्चों जब भी बात करें लिपिड्स होता क्या है, तो लिपिड्स दे आर द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। जब आपने देखे ना ऑयल जो होता है जैसे, तो वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो अवे हो मतलब होता है या सेपरेट होता है फ्रॉम द वाटर, एंड इट इज़ क्रिटिकल फॉर द एनर्जी स्टोरेज, ओके। मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है, तो इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर द मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर एज वेल एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सिग्नलिंग ऑल्सो, ओके। तो अगर हम फिर से रिपीट करें, लिपिड आर द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स दैट आर क्रिटिकल फॉर द एनर्जी स्टोरेज, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर एंड सिग्नलिंग। सो दिस इज द ऑल कोर आइडिया अबाउट द लिपिड। अब इसके मेजर ग्रुप्स क्या है? मेजर ग्रुप्स हैं जैसे फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है। एंड देन फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं, और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। सैचुरेटेड होते हैं स्ट्रेट एंड दे आर पैक्ड टाइटली, जबकि जो अनसेचुरेटेड होते हैं वो किंग्स होते हैं एंड फ्लूइडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। एंड चेन लेंथ और जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो इफेक्ट करता है लिपिड्स की मेल्टिंग एंड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो होते हैं ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स। ये कॉम्पैक्ट एनर्जी होते हैं जो कि स्टोर होते हैं इन एडिपोज टिश्यू, ओके। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं दे आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल जो कि फॉर्म करते हैं बाइलेयर, ओके। तो इसका जो हेड ग्रुप होता है वो वेरी कर सकता है, और यही जो हेड ग्रुप होता है इट विल गिव द membrane property also, okay, determine the membrane property also. Then the other major group is the steroid हो गए, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, है ना, ये हो गए। अब हम बात करें अगर फंक्शंस की कि लिपिड के फंक्शन क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी प्रोवाइडर, दे आर हाई कैलोरी रिजर्व्स, ओके। और जब भी आप फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी में जो स्टोर होता है ना लिपिड और जो फैट्स, तो वो यूज होती हैं एज अ रिजर्व फूड, ओके। सेकेंड, दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ओके। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने ऑलरेडी शो किया है कि प्रोटीन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं किसमें, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स में। किस फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग, ओके। सो लिपिड का ये रोल हो गया कि दे आर इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। थर्ड, लिपिड विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिग्नलिंग ऑल्सो, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ओके, ये हो गया। फोर्थ, अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन की लिपिड की, तो लिपिड राफ्ट्स होते हैं एंड मिसल्स एंड वेसिकल्स भी होते हैं। सो लिपिड राफ्ट्स क्या होते हैं, लिपिड राफ्ट्स होते हैं माइक्रोडोमेन, ओके, दैट विल कंसंट्रेट द रिसेप्टर्स एंड सिग्नलिंग प्रोटीन। और अगर हम बात करें मिसल्स एंड वेसिकल्स की, तो ये सेल्फ असेंबल स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर यूज्ड इन द डाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट की, दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड एंड हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो कोर आइडिया क्या है इसका कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे कि डीएनए हो गया या आरएनए हो गया। तो ये एनकोड करता है, स्टोर करता है और एज वेल एज एक्सप्रेस भी करता है आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। इन एडिशन टू दैट न्यूक्लियोटाइड ऑल्सो एक्ट करते हैं एज अ एनर्जी कंसी एंड कोफैक्टर्स ऑल्सो। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स की बात करें, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर, इट कैन बी राइबोस इफ इट इज़ आरएनए, एंड इफ इट इज़ अ डीएनए देन इट इज़ अ डीऑक्सीराइबोस शुगर, ओके। इसके अलावा फॉस्फेट होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जैसे कि ATGC, ओके। हाई एनर्जी बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंस, ओके। सो बात करते हैं हम पहले डीएनए की। सो डीएनए इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं। जो ए होता है इट विल ऑलवेज पेयर विद द टी, एंड जी न्यूक्लियोटाइड जो है इट विल ऑलवेज पेयर विद द सी। तो ये एनेबल करता है एक्यूरेट रेप्लिकेशन को। एंड डीएनए जो ऑर्गेनाइज्ड होता है जीन्स, प्रोमोटर्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, क्रोमैटिक कॉम्पैक्शन, ओके, वेयर द हिस्टोन्स।
तो ये बात हो गई कि डीएनए किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो व्हेनेवर यू सी दिस वर्ड लाइक जीन्स, प्रमोटर्स, इंट्रॉन, एक्सोन्स, क्रोमैटिन, कॉम्पैक्शन, ओके, तो हम बात कर रहे होंगे डीएनए के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आरएनए। सो आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड डिफरेंट टाइप्स के आरएनए होते हैं, जैसे एमआरएनए हो गया, एमआरएनए जो है वो आपका प्रोटीन कोड करता है, टीआरएनए हो गया जो कि ब्रिंग करता है अमाइनो एसिड्स, ठीक है, आरआरएनए हो गया जो कि राइबोसोम स्कैफोल्डिंग में हेल्प करता है। देन देयर आर सर्टन रेगुलेटरी आरएनएज ऑल्सो जिनको हम स्मॉल आरएनए बोलते हैं, जैसे माइक्रो आरएनए हो गए, ठीक है। तो ये भी फाइन ट्यून करते हैं आपके एक्सप्रेशन को। तो आरएनए जो होता है बच्चों, इट्स अ वेरी वर्सटाइल सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म होता है, ओके। अब इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे होता है न्यूक्लिक एसिड में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेशन के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है बिफोर द सेल डिवीजन। तो समझ के रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन बिफोर सेल डिवीजन। देन देयर इज अ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इन द ट्रांसक्रिप्शन डीएनए इज कन्वर्टेड टू आरएनए बाय आरएनए पॉलीमरेसिस, ओके, एंड इन द ट्रांसलेशन द राइबोसोम रीड्स द कोडोन टू बिल्ड द प्रोटीन, ओके। नाउ जो ट्रांसलेशन होता है ना, इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है टीआरएनए चार्जिंग में और प्रूफ रीडिंग में। चलो हम ब्रीफली बात करते हैं एंजाइम्स एंड रिएक्शन कंट्रोल की। तो बच्चों एंजाइम करता क्या है? तो बेसिकली एंजाइम जो होता है वो जो रिएक्शन होता है ना केमिकल, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, जिससे क्या होगा कि जो स्पीड होगी ना रिएक्शन की वो एक्सेलरेट हो जाएगी, यानी कि वो बढ़ जाएगी। सेकेंड, इट विल ऑल्सो इंश्योर द स्पेसिफिसिटी, ओके, अंडर द माइल्ड सेलुलर कंडीशन। तो एंजाइम्स जो होते हैं, देर आर सर्टन एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन, तो एक पर्टिकुलर एंजाइम आएगा तभी ही वो रिएक्शन जो होगा वो स्टार्ट होगा। तो ये काम कैसे होता है? एंजाइम काम करता है एक्टिव साइड मैकेनिज्म में। तो इसके फर्स्ट स्टेप होता है बाइंडिंग, यानी कि देयर इज़ अ इंड्यूस्ड फिट दैट विल एडजस्ट द एंजाइम शेप अराउंड द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होगा तो वो वहाँ पे जाके उसमें एक कैविटी टाइप की होगी जिसमें आपका जाके एंजाइम जो होगा वो बाइंड करेगा, तभी रिएक्शन स्टार्ट होगा। देन देयर इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन, ओके। अब अगर रेगुलेशन की बात करें एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शंस की, तो देयर इज़ एन एलोस्टेरिक कंट्रोल, ठीक है। एलोस्टेरिक कंट्रोल में क्या होता है बच्चों, जो इफेक्टर होता है वो बाइंड करता है एट द साइड अवे फ्रॉम द एक्टिव साइड, ओके, टू स्विच द एंजाइम ऑन एंड ऑफ। क्योंकि एक्टिव साइड जो होगी ना वो तो आपके एंजाइम के लिए है, लेकिन देर आर सर्टन अदर इफेक्टर्स ऑल्सो, को फैक्टर वगैरह, जो आप जाके थोड़ा अवे बाइंड करेंगे ताकि एंजाइम को जो है वो स्पीड अप हो सके रिएक्शन को। अच्छा, एंजाइम को इनिबिशन भी हो सकता है। द इनिबिशन कैन बी कॉम्पिटिटिव एंड द नॉन कॉम्पिटिटिव वंस। तो कॉम्पिटिटिव वंस में जो इनिबिटर होगा वो आपकी एक्टिव साइड ही ऑक्यूपाई कर लेगा, तो एंजाइम कैन नॉट बाइंड। नॉन कॉम्पिटिटिव में वो एक्टिव साइड से थोड़ा दूर बाइंड करेगा, लेकिन वो मॉडिफाई कर देगा आपकी एक्टिव साइड को, तब भी रिएक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। देयर इज़ अ इरिवर्सिबल इनिबिशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गए मेन इनिबिशन के एंजाइम रिएक्शन कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। सो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, ओके, दैट विल शेप द बायोलॉजी। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए तो वो स्टेबलाइज करेंगे हेलिकल्स, शीट्स एंड डीएनए पेयरिंग को। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी होता है जो कि ड्राइव करता है फोल्डिंग एंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन बाय ब्रिंग द नॉन पोलर ग्रुप, ओके। वैन डर वॉल एंड आयनिक फोर्सेस भी होते हैं, ठीक है, जो फाइन ट्यून करते हैं हम बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी एंड पैकिंग को। सो मोटे मोटे तौर पे बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, आयनिक एंड द वैन डर वाल फोर्स, ये होती है मेन इंट्रैक्शन। अच्छा, अगर हम मेटाबॉलिक थीम की बात करें, जब भी हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो दो टर्म हमेशा आते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो होता है वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू रिलीज द एनर्जी, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया। एंड एनाबॉलिज्म होता है बिल्डिंग अप ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यूजिंग द एनर्जी, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, फैटी एसिड्स एंड synthesis, okay. So you understand there are two types of reaction always ongoing in the body, anabolism and catabolism. अगर हम बात करें सेंट्रल करेंसी की, तो सेल की करेंसी क्या है, एटीपी, ओके। सो एटीपी विल लिंक एनर्जी फ्लो टू मैकेनिकल वर्क, ट्रांसपोर्ट एंड बायोसिंथेसिस। तो सेल की करेंसी क्या है, एटीपी, ओके। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अभी तक हमने बात कर ली है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, लिपिड्स के बारे में, हाउ एंजाइम रिएक्शन विल बी अकर, व्हाट इनहिबिट्स द एंजाइम रिएक्शन। चलो अब हम बात करते हैं पाथवे इंटीग्रेशन की। तो जो कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए, ये अलग अलग पाथवे में भी इंटीग्रेट होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, दे आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन,
जबकि हम लिपिड की बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फीड एसिटाइल कोए इनटू द क्रेब्स साइकिल। देन प्रोटीन जो हो गया अमाइनो एसिड डिएमिनेशन हो गई, कार्बन स्केलेटन एंटर्स द सेंट्रल मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मैनेज्ड बाय यूरिया साइकिल। ओके, सो बाय दिस वे द कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड द प्रोटीन्स जो होते हैं वो इंटीग्रेट होते हैं पाथवे में। अब हम बात करें कि रेलिवेंस क्या है बायोमोलिक्यूल्स की। तो सबसे पहले दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द हेल्थ। ओके, देर आर सर्टन दे विल एक्ट एज अ बायोमार्कर, जैसे कि प्रोटीन्स एंड मेटाबॉलाइट्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं डिसीज स्टेट को। ओके, देन बायोमोलिक्यूल्स आर यूज्ड इन द थेरेपेटिक्स ऑल्सो, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज़ जो होगी, इनको हम ड्रग के रूप में भी यूज़ करते हैं। नाउ डेज देर इज़ अ न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेरेपी। ओके, mRNA ड्रग्स वगैरह जो mRNA वैक्सीन्स बन गई हैं आपकी, तो बायोमोलिक्यूल्स वहाँ थेरेपेटिक्स में भी यूज़ होता है। देन molecules play important role in the nutrition, so it will balance the macronutrient and micronutrient needed by our body. Okay, इसके अलावा जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, it will play important role in different texture food science like ग्लूटेन फ्री होते हैं, लिपिड इमल्शंस होती हैं, कार्बोहाइड्रेट जेल्स इन्फ्लुएंस माउथफील होते हैं। ओके, इसके अलावा प्रिजर्वेशन, कुछ एंजाइम जो होते हैं वो आपकी प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। ओके, बिकॉज दे विल एक्ट और दे विल कंट्रोल एन एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेटजी। ओके, तो जो कि क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अगर हम बायोटिक एप्लीकेशन की बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, तो देर आर रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन हो गया, वैक्सीन हो गया, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डायग्नोस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोमोलिक्यूल, जैसे कि पीसीआर या एंजाइम ऐसे जो हो गए, उसमें भी आपके बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं टू डिटेक्ट द पैथोजन एंड म्यूटेशन। सो आई होप दिस short video I tried to cover the best of the biomolecules